आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। देखो प्रश्न कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। नहीं, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो यानी प्रश्न को दूसरे तरीके से इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखें और उसे सिद्ध करें। तो दोनों ही प्रश्न का एक ही आंसर होगा, यही पाइथागोरस प्रमेय है। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग तो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, करीब क्लास 7 से हैं, लेकिन उसका प्रूफ आज हम लोग करना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग जो दिए हुए हैं उसको लिखें। तो कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज, तो कोई समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए, ठीक, नाम रख दिए ए बी सी। तो बी पर समकोण हम बनाए हैं, तो कर्ण कोण हो जाएगा ए सी। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो ए बी का वर्ग और बी सी के वर्ग को जोड़ देंगे तो वह ए सी के वर्ग के बराबर होगा। यही साबित करना है। तो चलो लिखते हैं, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, सब त्रिभुज के लिए यह लागू नहीं है। तो यह निश्चित हो गया कि दिया हुआ है। हाँ, चित्र जो बनाए उस भाषा में लिख दिए कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, तो बी के सामने में ए सी है, तो ए सी स्क्वायर कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा हैं ए बी और बी सी दोनों के वर्ग का योग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो शुद्धतम रूप यही है, ये नहीं कि लंब और आधार हम लोग यूज कर लेते हैं। हाँ, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसका बदला हुआ रूप है। वो लंब और आधार तब होते हैं, त्रिकोणमिति में हम सीखे हैं कि जब कोई न्यून कोण दिया हुआ हो तो उसके संगत लंब और आधार होते हैं। शुद्ध रूप में वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, कर्ण के अलावे दो भुजा है उसके वर्गों का योग हम करके जोड़ देते हैं। यही है पाइथागोरस प्रमेय। आज इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हमको एक छोटी सी रचना करनी होगी कि बी से, ठीक है, हम एक लंब डालेंगे कर्ण पर बी डी। रचना, ठीक है, बी से बी डी कर्ण ए सी पर लंब डाला। एक मात्र रचना किए कि अब इस रचना करने से हमको कितने त्रिभुज आ गए हैं? 3 त्रिभुज आ गए और तीनों समकोण है, ए बी सी, हाँ, बी डी सी और ए डी बी। ठीक है, तो 3 समकोण त्रिभुज हैं, है ना। तो हमको करना क्या है कि कोई दो लेंगे, उसको समरूप साबित करेंगे और उनसे हमको भुजाओं का अनुपात मिलेगा और फिर हम रिजल्ट की तरफ आएंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो ट्रिक देखो, अपने दिमाग में रखो कि हमको रखना है ए बी का स्क्वायर लाना है ना। तो यानी ए बी दो समकोण त्रिभुज में होना चाहिए। तो पहचानो ये जो ए बी है किन दो समकोण त्रिभुज में है। तो एक तो ए बी सी में है पूरा बड़ा में, और दूसरा ए बी डी में है ना। इतना दूर में ए बी डी में भी ए बी है और पूरे त्रिभुज में भी है। यही दोनों को हम समरूप साबित कर देते हैं। तो देखो कैसे समरूप साबित होगा। त्रिभुज ए बी सी
बड़ा लिए और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ए बी सी और ए डी बी में देखो क्या क्या बराबर है। तो कोण ए जो है वह तो दोनों में है, ए बी सी का भी कोण ए है और ए डी बी का भी कोण ए है। तो कोण ए तो उभयनिष्ठ है, तो वह लिख लें हम, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, ठीक है। और दूसरा कोण क्या बराबर है, तो कोण ए बी सी में कोण बी 90 है और ए डी सी में कोण डी 90 है, तो दोनों बराबर हो गए, है ना। तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। क्यों, तो रचना किए थे, रचना हम लंब डाले हैं तो डी 90 हो गया, अभी तो दिया हुआ ही था। तो बी बराबर डी बराबर 90। तो अब तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी पी, ठीक है। क्रम देखो यहाँ पर तो कैसे भी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ मिला लेना चाहिए। देखो ए बराबर ए, तो ए की जगह पर ए है, बी बराबर डी, तो बी की जगह पर डी है, सी और बी अपने आप दो शीर्ष मिला लेते हैं, तीसरा मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सही क्रम में लिखा हुआ है। अब यह जब दोनों समरूप हो गए तो क्या होंगे, भुजाओं का अनुपात 1 होंगे। तो हमको चाहिए ए बी, तो इस त्रिभुज का हम लिए ए बी, बड़ा त्रिभुज का ए बी लिए। तो इसका पहला 2 लिए, तो इसका हमको कौन सा लेना होगा, पहला 2 ही लेंगे, तो ए डी, ए बी बटे ए डी, ठीक है। और बड़ा त्रिभुज का कर्ण लो ए सी, यानी पहला और तीसरा, तो इसका लेंगे ए बी, ठीक है। हमको 2 जगह ए बी लाना था, आ गए ना। अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। तो देखो ए बी स्क्वायर हम वैल्यू जान गए। अब उसी प्रकार से हम बी सी स्क्वायर का वैल्यू जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रमाण है, ये प्रमाण दे करके लिखो, ठीक। अब इस पार्ट को मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। अब हमको क्या लाना है, बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर, बी सी हाँ किन 2 समकोण त्रिभुज में है, ये देखो बी सी इस पूरे में भी है, ए बी सी का बी सी भुजा है ना, और बी सी ये त्रिभुज का भी भुजा है, बी डी सी का भी। तो फिर दोनों को समरूप करके हम ले आ सकते हैं, जैसे पहले लाए उसी ढंग से करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, ए बी सी और बी डी सी में, दोनों में ही कोण सी है। देखो ए बी सी में का भी कोण सी है और बी डी सी का भी कोण सी है, तो सी तो उभयनिष्ठ है, तो सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, है ना। और कोण बी इसका 90 है, तो इसका डी 90 है, कोण डी बराबर 90। ये रचना से डी लंब डाले थे इसलिए 90 है रचना से। तो 2 कोण मिल गए, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, है ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ए समरूपता
कसौटी से। ठीक है। अच्छा, जब समरूप लिखो यहाँ पर तो लिखने में सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, तुम DBC भी लिख दोगे तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संगत में होने चाहिए। तो यहाँ देखो C बराबर C, यहाँ C लिखे हैं बाएं तरफ, यहाँ त्रिभुज दो, हाँ, तो C के जगह पर C है, अंतिम में है। B बराबर D, तो B के जगह पर D है। A तीसरा से देखना नहीं, अंतिम दो तो बराबर है तो तीसरा तो रहेंगे ही, तो सही क्रम में ही लिखा हुआ है। तो अब फिर हम इस त्रिभुज का BC लेंगे, अंतिम दो को लिए, इस त्रिभुज में अंतिम दो क्या है, DC है ना। और इस त्रिभुज का फिर हम कर्ण लेंगे, बड़ा त्रिभुज का AC, इसका पहला और अंतिम, तो पहला और अंतिम BC, देखो दोनों जगह BC आ गए, है ना। तो क्रॉस कर लेंगे हम, क्या हो जाएंगे, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, इक्वेशन 2। ठीक, अब दो समीकरण आ गए, दोनों को जोड़ दो, रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। हमको AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों का वैल्यू मालूम हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर का क्या वैल्यू आया था, AC इंटू AD प्लस BC स्क्वायर का क्या निकाले हैं अभी, AC इंटू DC। समीकरण 1 और 2 का बायाम जोड़ लो, दायां को दायां जोड़ लो, ऐसे भी सोच सकते हो, या इसका वैल्यू यहाँ रखे, इसका वैल्यू यहाँ रखे, जैसे लिखो। तो समीकरण 1 और 2 से ऐसा हो जाएगा। तो बायां में तो कुछ नहीं, बायां तो हमारा एक पक्ष है ही, अगर इसको जोड़ के AC स्क्वायर ले आएंगे तो हो जाएगा। तो देखो तो कितना आसानी से होते हैं, AC दोनों में है तो AC कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया AD और इसमें बच गया DC, है ना। तो AC AD और DC को जोड़ें, हाँ, तो 2 और 2 तो है नहीं कि 4 हो जाएंगे, ये तो फिगर से देखना होगा। तो AD देखो यहाँ से यहाँ तक है और उसमें DC यहाँ से यहाँ तक है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाते हैं, AD में DC जुड़ते हैं तो AC हो जाते हैं। तो इसके बदले में हम फिर AC दे दिए, हो गया AC स्क्वायर, है ना। AB AC स्क्वायर एक तरफ है, दाएं तरफ में, और ये पक्ष में अंतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही सिद्ध करना था। उम्मीद है समझ गए होंगे, फिर अगले वीडियो में